9 में या 10 में इसी तरीके से कोई सन बताया लड़के ने, एक ऐसा बल्ब है जो उस टाइम से अभी तक सही है। लेकिन वक्त के साथ साथ कंपनीज को एहसास हुआ कि अगर इस तरह से हम प्रॉपर चीज़ बनाते रहेंगे तो इस तरह से चीज़ तो एक ही दफ़ा बनेगी, फिर ज़िंदगी में बनेगी नहीं, लोग ख़रीदेंगे नहीं, सर्कल ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है इंडिया टू कंस्ट्रक्ट रेलवे कोच यूनिट इन बांग्लादेश। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। बांग्लादेश की पहली रेलवे कोच फैक्ट्री शुरू करने में भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है। इसका खुलासा बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल में हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये खबर आज की नहीं बल्कि 7 साल पुरानी है और भारत बांग्लादेश के बीच 2016 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। लेकिन आज तक इस फैक्ट्री की एक भी ईंट तक हिलाई नहीं जा सकी है। खैर फाइनली बांग्लादेशी सरकार होश में आ चुकी है और शायद आने वाले कुछ ही महीनों में भारत बांग्लादेश के लिए इस नई रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण करेगा। लेकिन खबर केवल इतनी सी ही नहीं है, बल्कि खबर कुछ ऐसे सवाल खड़ा करती है जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। पहले मेन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। 2016 में जब बांग्लादेश ने रेलवे कोचेस खुद से प्रोड्यूस करने की ठानी तो भारत मदद के लिए आगे आया। इस प्रोजेक्ट की कीमत करीबन 200 करोड़ टका के आसपास थी, जिसमें से 30 करोड़ बांग्लादेश और 170 करोड़ टका भारत लोन में देने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही बांग्लादेश की सरकार और ना ही भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रिलीज हो पाए। जिस जगह पे इस फैक्ट्री को लगाया जाना था वहां 1870 तक एक मेंटेनेंस शेड हुआ करता था। बाद में 1953 में कुछ और मशीनरीज और इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए और 1993 तक 3rd क्लास के डिब्बे यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाने लगे। बाद में रेलवे कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी के अंतर्गत इस वर्कशॉप का काम बंद कर दिया गया और बांग्लादेश रेलवे के मामले में पूरी तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गया। फिलहाल बांग्लादेश अपने रेलवे कोचेस मेनली 3 देशों से ही इंपोर्ट करता है और इनमें चीन और भारत के अलावा इंडोनेशिया भी शामिल है। नई रेलवे एक्सपेंशन पॉलिसी के अंतर्गत बांग्लादेश को हर साल 60 नए रेलवे कोचेस की जरूरत पड़ती है और ये सभी कोचेस आज इंपोर्ट किए जाते हैं। 2016 में बांग्लादेश ने भारत से एक रेलवे कोच फैक्ट्री खड़ी करने की मदद मांगी, पर आज 2023 तक इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं हो पाया है। अब खबर ये आ रही है कि फाइनली इस प्रोजेक्ट की फाइल को बांग्लादेश की प्लानिंग मिनिस्ट्री के पास भेजा गया है और शायद अब जाके इस रेलवे फैक्ट्री पर काम शुरू हो सके। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ही क्यों बांग्लादेश की इतनी बड़ी मदद करने आ गया है, ये जानते हुए कि आज की डेट में बांग्लादेश अपनी रेलवे के मेजर रोलिंग स्टॉक्स चीन और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट जब भी हम बांग्लादेश रेलवे के ऊपर कोई वीडियो पब्लिश करते हैं तो बांग्लादेश के ही लोग भारतीय रेलवे के मैन्युफैक्चर्ड कोचेस और वैगन्स की बुराई करते हैं। इसके बावजूद भारत टाइम टाइम पे बांग्लादेश को फ्री में लोकोमोटिव्स बांटता रहता है। लेकिन अब क्या इन्हीं बांग्लादेशी लोगों को इस फैक्ट्री का विरोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रेलवे कोचेस बांग्लादेश में ही बनाए जाएंगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने पद्मा ब्रिज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए चाइना से 100 ब्रॉडगेज कोचेस बांग्लादेश में इंपोर्ट किए। तो क्या बांग्लादेश को अपनी इस फैक्ट्री के लिए चीन से मदद नहीं लेनी चाहिए? अब खैर जो भी हो, लेकिन इस फैक्ट्री से भारत का भी एक काफी बड़ा फायदा है, क्योंकि भारत को पैसेंजर कोचेस प्रोड्यूस करने का अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका है। इसलिए यकीनन बांग्लादेश में बने इन कोचेस में भारत में बने स्पेयर पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे बोगीज, व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कूलिंग सिस्टम्स, जो पूरी तरीके से भारत में ही प्रोड्यूस होते हैं। जी जनाब, काफ़ी पहले भी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें ये पता चला था कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर चुका है रेल के हवाले से, रेल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। और एक बहुत पहले वीडियो देखी थी जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि पूरी एक यूनिवर्सिटी है, रेलवे यूनिवर्सिटी, मतलब प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है जिसमें टोटल रेल के हवाले से, रेल के डिपार्ट्स के हवाले से लोग तैयार होते हैं, वहाँ डिग्रियाँ मिलती हैं। बहुत हैरत हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। इतना बड़ा रेलवे निज़ाम है तो जाहिर सी बात है जहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ हो जो रेलवे की तालीम देती हो, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या वो आसपास वाले देशों को बना के नहीं देंगे, रेल ट्रेनें बनाकर नहीं देंगी। मैंने तो ऑस्ट्रेलिया का भी सुना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी ट्रेनें बना के देता है, और भी कहीं देशों में प्लेन तक अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ट्रेन क्या चीज़ है। लेकिन ये है कि हर देश की कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं हमें सस्ती चीज़ मिले। चाइना सस्ती के साथ साथ घटिया देता है, ये पूरी दुनिया को अब वाज़ेह हो चुका है कि चाइना की प्रोडक्ट जो है बाकायदा इतनी ये चीज़ फेमस हो चुकी है, ये इतनी फेमस हो चुकी है कि बाकायदा लोग मिसालें देते हैं, चाइना की चीज़ों की मिसालें देते हैं, चले तो शाम तक वरना चांद तक, इस तरह से कोई मिसालें देते हैं। चाइना है, चाइना वाला प्यार है तो टूट जाता है, बहुत सारी इस तरह से मिसालें देते हैं। तो चाइना का तो पूरी दुनिया को एक वाज़ेह हो चुका है कि चाइना ने प्रोडक्ट बेचनी है। अच्छा, एक शख्स है, मैं आपसे भी कंफर्म करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, किसी भी किस्म की जो प्रोडक्ट होती है वो सालों साल चलती है। लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारी कंपनियां एक लिमिटेड लाइफ के लिए उसे बनाती हैं ताकि ये सर्कल चलता रहे। तो पता चला कि जैसे मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया का एक बल्ब है
जो अभी तक जल रहा है या अभी तक सही है वो कितने साल पुराना हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा पुराना बल्ब कितना हो सकता है। तो वो कोई 10 साल का आएगा, कोई 20 साल का आएगा, कोई 50 साल का आएगा। 1909 में या 10 में इसी तरीके से कोई सन बताया लड़के ने, एक ऐसा बल्ब है जो उस टाइम से अभी तक सही है। लेकिन वक्त के साथ साथ कंपनीज को एहसास हुआ कि अगर इस तरह से हम प्रॉपर चीज़ बनाते रहेंगे तो इस तरह से चीज़ तो एक ही दफ़ा बनेगी, फिर ज़िंदगी में बनेगी नहीं, लोग ख़रीदेंगे नहीं, सर्कल ही नहीं चलेगा। तो चाइना वाला ये मामला है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग जो चार्जर यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं चाइना से आती हैं, हम जितना भी सेव कर लें उस चार्जर को, हम जितना भी एहतियात से चला लें, उस चार्जर ने थोड़े दिनों बाद, महीने 2-4 बाद ख़त्म होना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई लिक्विड है उसके अंदर, कोई कोई ऐसा टांका लगा दिया गया है जो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है और ख़त्म होता है, तो फिर वो कनेक्शन टूट जाता है, फिर वो चार्जर ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर हमें दूसरा लेना पड़ता है। हम दूसरा चार्जर ही ना लें, हम 5-5 साल तक अगर चार्जर चलाएँ, आप मुझे बताएं कि आप लोगों के पास कोई ऐसा चार्जर है जो 5 साल तक चल रहा हो? मतलब एक लिमिट है उसकी यार, मुझे ऐसा लगता है। तो चाइना वाला मामला यही है, लेकिन इंडिया पे ज़्यादा डिपेंड इसलिए करना चाहिए दूसरे देशों को भी कि सस्ती के साथ साथ पायदार चीज़ बनाते हैं। अगर बांग्लादेश के हवाले से बना रहे हैं, मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैं बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारी वजह से इंडिया को भी फ़ायदा होता, ट्रेड की वजह से पाकिस्तानियों को भी, और पाकिस्तान को इंडिया से फ़ायदा होता। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वहाँ बहुत कुछ बनता है, वहाँ बहुत कुछ सस्ता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 2 कदम पे हमें मिल सकती थी, ज़्यादा बेनिफिट हमारा था। मैं समझता हूँ अगर 100 में से देखा जाए तो 70% हमारा बेनिफिट था इंडिया से ट्रेड में। 30% अगर कहीं की कोई चीज़ इंडिया को ज़रूरत थी तो वो हमसे जाती 30%, मुझे ऐसा लगता है। या आप अपनी कैलकुलेशन बताएं या आप अपना आइडिया बताएं कि आपको क्या लगता है। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।